हेलो वेलकम। तो देखो यार, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक नया चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी। इसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और ये काफ़ी आसान सा चैप्टर है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है ये चैप्टर, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी काफ़ी ईजी होते हैं, आप आसानी से कर लेते हो, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो यार, यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे, डिफरेंशिबिलिटी हम किसी और वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखो, कोई भी चीज़ जो यहाँ पे हमें चेक करनी है कि वो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, वो क्या चीज़ होगी, वो फंक्शन होगा। मतलब हम सिर्फ फंक्शन के बारे में बात करते हैं कि फंक्शन किसी इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है या नहीं, या फिर जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं, ठीक है। मतलब हम जो भी बात कर रहे हैं किसी फंक्शन की बात कर रहे हैं। और याद रहे आपको एक बात, कि जब भी हम चेक करेंगे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके डोमेन में चेक करेंगे। जाहिर सी बात है, डोमेन के बाहर तो वो डिफाइंड ही नहीं होगा ना। तो मतलब क्या है कि अभी मान के चलो कि जो मैंने ग्राफ बना रखे हैं, जो भी फंक्शन है ये, इनका डोमेन मान लो सबका मैंने आर लिया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। अभी बस जस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि ग्राफ को देख के आप कैसे बता सकते हो कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आप जिस भी पॉइंट पे, मान लो अभी हम किसी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी एट पॉइंट है, किसी इंटरवल में अभी चेक नहीं कर रहे, अभी सिर्फ पॉइंट वाला सीखो पहले, ठीक है। अगर मान लो किसी पॉइंट ए पे, एक्स बराबर ए पे आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो जब ए के, ठीक है ना, ए के चारों ओर आप ग्राफ बना रहे होगे तो आपको याद रहना चाहिए कि जब आप ए से गुजरो तो आपको वो पेन या पेंसिल जिससे आप ग्राफ बना रहे हो वो उठाना ना पड़े, तो ये कॉन्टिन्यूस है। मतलब क्या है कि ये x इक्वल टू ए पे ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस हो गया। इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो मैं ए पे देखूंगा कि अगर मैं ग्राफ बनाता हुआ आया, भाई ए पे तो वैल्यू यहाँ कूद गई ना इसकी, है ना, x इक्वल टू ए पे जो y आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक। इसका मतलब है यहाँ मुझे पेंसिल उठा के यहाँ पे जाना पड़ेगा या पेन उठा के यहाँ पे जाना पड़ेगा, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर देखो, ये कॉन्टिन्यूस है एट ए, अभी हम सिर्फ एट ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा, ठीक है, ट्विस्ट दिखाता हूँ कहानी में। ये जो चीज़ है आपको टूटी हुई नज़र आई, अगर आप किसी फंक्शन को ऐसे टूटा हुआ देखना तो डायरेक्ट मत बोल देना कि वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ऐसा ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? इसी फंक्शन को मैं कॉन्टिन्यूस बना सकता हूँ अगर मैं बोल दूँ कि भाई जो इसका डोमेन है, अगर जो इसका डोमेन है अगर वो रियल नंबर है तब तो ये डिसकॉन्टिन्यूस है। लेकिन अगर इसके डोमेन में से ही मैं वो पॉइंट हटा दूँ जहाँ से मुझे ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा था, मतलब मैंने क्या कहा कि भाई इसके डोमेन में ए आता ही नहीं है, तब ये हर जगह कॉन्टिन्यूस हो जाएगा क्योंकि वो पहले से ही था। और ए पे चेक ही नहीं करना आपको, यानी कि यहाँ पर ए पे चेक करना कोई वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ए डोमेन में ही नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा ही एक एग्जाम्पल नंबर 12 में भी आएगा, ठीक है ना। अभी इस पर एक और चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको, बट इतना याद रखना कि भाई डोमेन से फ़र्क पड़ता है। सिर्फ आप ऐसे स्ट्रक्चर देख के, ठीक है, आंसर मत लिख देना कि वो चीज़ कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। वहाँ पे आप पहले देखना जिस पॉइंट पे पूछ रहे हैं उसके डोमेन में भी है क्या। अगर वो डोमेन में ही नहीं है तो हम चेक ही नहीं करेंगे ना वहाँ पे, ठीक है। अभी इसके ऊपर एग्जाम्पल नंबर जो 12 आएगा उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। फिलहाल कुछ और एग्जाम्पल्स देख लो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में ही दी गई हैं। जैसे यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 पे चेक करना हो आपको, ठीक है ना, कहाँ पे चेक करना हो, इस ग्राफ में x इक्वल टू 0, डोमेन मान लो रियल नंबर है, ठीक है, एट x इक्वल टू 0, ठीक है। अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफ से दिखा रहा हूँ, इसको करने का तरीका क्या है, ठीक है, लिमिट की मदद से, वो मेन है, वो भी आएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे देखो, अगर मैंने देखा कि भाई ग्राफ हर जगह बनता आ रहा था, लेकिन जैसे ही x 0 यहाँ पे है तो उसका y यहाँ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं मिला, कहीं और मिल गया। मतलब मुझे यहाँ से ग्राफ से पेन उठा के यहाँ पे बनाना पड़ा और फिर आगे ग्राफ ऐसे गया, है ना। मतलब जब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ तो x इक्वल टू a की सीध में मुझे पेन उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूस नहीं है एट x इक्वल टू 0 पे, है ना। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ से आया लेकिन मुझे पेन उठाना पड़ा और यहाँ फिर चले गए हम, ठीक है। तो ये भी कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी आपको, ठीक है। देखो मेन कहानी यहाँ पर है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, मतलब जो आपका एक मिस कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया वो शायद क्लियर हो जाए यहाँ से। देखो ये दोनों चीज़ें लगभग एक जैसी दिख रही हैं, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राफ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो इसमें भी ब्रेक हो रहा है ना। जबकि अगर हमें मान लो पूरे डोमेन में चेक करना हो, किसी पॉइंट पे नहीं पूरे डोमेन में चेक करना हो, तो मैं कहूँगा ये कॉन्टिन्यूस है एवरीवेयर, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है।
जबकि ये हर जगह कॉन्टिन्यूस है लेकिन एक जगह को छोड़ के, कहाँ पे, जीरो पे, जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप कहोगे फिर ये कैसे जीरो पे कॉन्टिन्यूस हो रहा है, ये भी तो ब्रेक हो रहा है। जरा ध्यान से देखना, कहानी में जो ट्विस्ट छुपा है वो कहाँ है, वो है डोमेन। अगर मैं इसकी फंक्शन को देखूँ तो डिफाइंड क्या है, एफ एक्स एक्स प्लस टू आता है या फिर माइनस एक्स प्लस टू आता है, कब कब, जब एक्स जीरो से छोटा है या एक्स जीरो से बड़ा है। मतलब हमें सिर्फ डोमेन में क्या चीज़ें दी गई हैं, हमें डोमेन में, ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली दिखाऊं इसको, ठीक है, तो हमें डोमेन में सिर्फ वही चीज़ें दी गई हैं जो एक्स से या तो बड़ी हैं, मतलब जीरो से या तो बड़ी हैं या जीरो से छोटी हैं। जीरो पे ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, तो जीरो पे चेक ही नहीं करोगे ना मेरे भाई, तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कहाँ पे, इन इट्स डोमेन, ठीक है, पूरे डोमेन में, एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, इन इट्स डोमेन। अब इसके डोमेन में ए आता ही नहीं है, मतलब वन आता ही, जीरो आता ही नहीं है ना, तो जीरो को हम चेक नहीं करेंगे, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जबकि इसी फंक्शन को देखो मैंने लिखा है एक्स प्लस टू अगर एक्स जीरो से छोटा है, एक्स माइनस एक्स प्लस टू अगर जीरो से बड़ा है, लेकिन मैंने जीरो को भी इसके डोमेन में इंक्लूड कर दिया। जीरो नहीं था ना, मैंने जानबूझ के ऐसा लिख दिया कि भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू आती है 5, यानी कि जीरो पे 5 आता है। 5 देखो उछल के चला गया। अब जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो मुझे पेंसिल उठा के यहाँ पे जाना पड़ रहा है ना, जबकि यहाँ पे जहाँ पे मैं पेंसिल उठा रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मैं पेंसिल उठा रहा हूँ वो चीज़ है ही नहीं ना इसके डोमेन में, तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, उस पर जाना ही नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में क्लियर कर देना कि अगर आपको कहीं ग्राफ टूटा हुआ दिख रहा है तो पहले चेक करो कि क्या वो डोमेन में भी है क्या। अगर वो पॉइंट ही उसके डोमेन में नहीं है, वो वाला एक्स उसके डोमेन में नहीं है, तो उसका वाई क्यों ढूंढोगे आप। जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो इसके डोमेन में ही नहीं है, तो उसका वाई क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनती इस बात को सोचने की। लेकिन यहाँ पर डोमेन में जीरो है, जब डोमेन में जीरो है तो हम चेक करेंगे। ये आपके एग्जाम्पल नंबर 12 से स्क्रीनशॉट लिया है मैंने, अभी मैं उसको अच्छे से समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखो यार, अब मेन कहानी चालू होती है यहाँ से कि अगर अपने को ग्राफ ना दिया हो तो हम लिमिट की सहायता से भी चेक कर सकते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कब कॉन्टिन्यूस होगा कब नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, एफ जो है वो रियल फंक्शन है, मतलब उसका डोमेन कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ऐसा है और मान लो किसी पॉइंट सी पे चेक करना है, सी कोई रियल नंबर ही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप लिमिट निकालोगे एक्स गोज टू सी एफ एक्स, और अगर ये चीज़ बराबर आती है एफ ऑफ सी के, यानी कि जो एफ एक्स था उसकी जगह एक्स या सी पर रिप्लेस कर दो, तो एफ ऑफ सी और ये लिमिट दोनों ये चीज़ें अगर बराबर आ जाती हैं तो आप कहोगे कि सी पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, नहीं तो डिसकॉन्टिन्यूस है। अब आप देखो क्लास 11th याद करो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी हम चेक कैसे करते थे कि भाई LHL और RHL है ना, यानी कि लिमिट निकालोगे एक्स गोज टू सी नेगेटिव एंड एक्स गोज टू सी पॉजिटिव, ये दोनों चीज़ें बराबर हैं तो ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे याद करो, LHL बोलते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेकिन ये हमेशा अलग अलग निकालने की जरूरत होती नहीं है, मैं बताता हूँ कब नहीं होती। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ, और ये होता है RHL। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जो फंक्शन होता है अपना, उसकी एक से ज़्यादा डेफिनेशंस होती है, डिपेंड करता है कि एक्स क्या है। जैसे मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है कि भाई ये माइनस एक्स भी या फिर एक्स भी दोनों ही रिजल्ट दे सकता है, डिपेंड करता है कि एक्स क्या है। एक्स अगर जीरो से छोटा है तो ये माइनस एक्स देता है, और एक्स अगर जीरो से बड़ा या बराबर हो, मैं बात कर रहा हूँ मॉड ऑफ एक्स की, ठीक है, तो ये रिजल्ट आता है। याद आया? तो यहाँ पर जैसे इसकी ना दो अलग अलग डेफिनेशन हो जाती हैं, क्योंकि जीरो पे चीज़ें चेंज हो रही होती है ना, तो जीरो डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो ज़्यादातर हम जहाँ पर जैसे दो डेफिनेशन आ जाए वहीं पे LHL RHL वाला दोनों चेक करते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये चेक करो, ठीक है, एक बार में हो जाता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें खैर आपने क्लास 11th में सीखी हुई हैं। मेरा मेन मतलब क्या है कि भाई ये चीज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, खैर अब अगर इतना हो गया तो चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम देखो ये तो हमने भी किसी पॉइंट पे सीखा है ना, फिर हम एक इंटरवल में सीख लेंगे, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, जैसे कह रहा है चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है 2x + 3, ठीक है ना, और हमें चेक कहाँ करना है, सिर्फ एक पॉइंट पे एट x = 1। आप चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हो, है ना। एफ ऑफ एक्स क्या होता है भाई, एफ ऑफ एक्स को आप y लिख सकते हो, है ना, जो ये एफ ऑफ एक्स है इसी को y लिख सकते हो, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x + 3। ठीक है, इसका ग्राफ आपको बनाना आता होगा, आपने क्लास 10th में ही सीख लिया था यार, ये 8th में भी सीखा था, 9th में भी सीखा था। हालांकि अभी हम ग्राफ की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्राफ से आप देखोगे तो ये कॉन्टिन्यूस आएगा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं, है ना। अभी ये प्रूव करने को भी आएगा, बट अभी मैं इस बात का इस्तेमाल नहीं कर रहा। चेक करने को ऐसे भी बोल सकते हैं हम, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो
जहाँ जहाँ इसका डोमेन है यानी सारे रियल नंबर वहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही है। आप देखोगे एक लाइन की तो इक्वेशन है ये, है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी जैसा दिख रहा होगा आपको, है ना, इसको mx प्लस सी मान लो यार। यहाँ पे स्लोप आपको 2 नज़र आ रहा होगा, जो y इंटरसेप्ट है वो 3 नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी मैं ग्राफ व्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया वैसे कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो हम निकालेंगे लिमिट x गोज टू, कहाँ पे चेक करना है सर, 1 पे चेक करना है, x गोज टू एन fx, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हम LHL RHL अलग अलग निकालें, मेरे कहने का मतलब है कि क्या हम ये चीज़ करें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यार वो हम तब करेंगे ना जब फंक्शन की वैल्यू 1 पे ही चेंज हो रही होती। अब यहाँ तो फंक्शन की सिर्फ यही वैल्यू आ रही है, अलग तो चेंज हो नहीं रही है, तो सीधा सीधा आप ये निकाल पाओगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट x गोज टू 1 और f ऑफ x कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, एक ही तो डेफिनेशन है उसकी। और आपको पता है कि अगर लिमिट में जो भी x है उसकी जगह पे ये चीज़ पुट करने पे कोई दिक्कत ना हो, अनडिफाइंड वगैरह ना बने, कोई अनडिटर्मिनेंट फॉर्म ना बने लिमिट की, जो हमने क्लास 11 पढ़ी थी, तो हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 2 1 2 प्लस 1, सीधा यहीं लिख दूँ क्या, ठीक है, यहीं लिख दूँ, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो मतलब लिमिटिंग वैल्यू तो 5 आ गई। अब मुझे ये भी देखना है कि अगर मैं 1 पुट करूँ यहाँ पर, जो कि है 2x प्लस 3, तो यानी कि f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो f ऑफ 1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। चाप करके देख लो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होगे कि भाई जो लिमिट की वैल्यू आ रही थी, लिमिट x गोज टू 1 f ऑफ x, ठीक है, वही वैल्यू आ रही है f ऑफ 1 की, यानी 1 पुट कर देने पे सीधा सीधा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो लिमिट की वैल्यू आ रही थी वही f ऑफ c, सी की जगह 1 है अपने क्वेश्चन में, वही वैल्यू आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, हमें 1 पे चेक करना था ना, तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है f ऑफ x ये कॉन्टिन्यूस है, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरह से हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं अगर हमें एक पॉइंट पे चेक करना हो तो, ठीक है। जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, फिर से इसमें अपने पास क्वेश्चन क्या है कि भाई f ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर। अब ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो जाहिर सी बात है कॉन्टिन्यूस तो हो गई होगा। हमें पर अलग तरीके से चेक करना है ना, एट x इक्वल टू 0। हालांकि ग्राफ से भी आप देख सकते हो कि भाई इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना, तो ये तो कॉन्टिन्यूस होता ही है, बट कोई नहीं, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, ऐसे चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिमिट, अब अलग अलग डेफिनेशन तो है नहीं कि जो हम कहाँ पे चेक करना है, 0 पे, तो जो 0 माइनस 0 प्लस पे चेक करने बैठे कोई फ़ायदा नहीं है ना, एक ही डेफिनेशन है, सेम आंसर आएगा। तो एक बार में देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू सीधा मैं लिख ही दे रहा हूँ ना, एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 ही होता है। ऐसे ही अगर मैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो कि एक्स स्क्वायर दिया गया है, इसकी x इक्वल टू 0 पे वैल्यू निकालूँ तो फिर से 0 ही आएगा। तो अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जो लिमिट की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना, वही चीज़ f ऑफ 0 भी आ रही है। तो ये क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पर, ठीक। अब देखो यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा बदलाव आएगा, जो अपना एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डेफिनेशन मिलेंगी आपको चेंज होती हुई। देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है मॉड एक्स। अब मॉड एक्स का क्या मतलब सीखा था हमने, इसका मतलब हमने सीखा था, याद करो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2, कि भाई या तो ये माइनस एक्स होगा या ये प्लस एक्स होगा, डिपेंड करता है कि अगर एक्स 0 से छोटा है तो माइनस एक्स आएगा, अगर एक्स 0 से बड़ा या बराबर है तो पॉजिटिव एक्स आएगा। यानी कि अब आपको अगर 0 पे ही चेक करना है, 0 पे ही, जिस पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। देखो वैसे जब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक और मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि जब उन्हें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है पूरे डोमेन में, तो वो जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं चेक करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, हर जगह चेक करना होता है। बट यहाँ पे मैं बाकी जगह क्यों नहीं चेक कर रहा, क्योंकि यहाँ पे बोला ही सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे है। लेकिन अगर वो ये ना लिखते, अगर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन ऐसे आता कि भाई इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर दो थ्रू आउट दी डोमेन, अगर थ्रू आउट दी डोमेन नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो थ्रू आउट दी डोमेन ही होता है, तब उसे हमें हर जगह चेक करना होता है, यहाँ पर भी यानी कि 0 पर भी, और उसके अलावा हर जगह जो भी डोमेन में आ रहा है। बट अभी खैर हमें 0 पे चेक करना है, अभी उस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करेंगे, लिमिट, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं ज़्यादातर ऐसे ही यूज़ करता हूँ, दोनों सही हैं वैसे, ठीक है। LHL निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 0 से हल्का सा कुछ कम लोगे तो एक अलग मिल रहा है आपको माइनस एक्स,
जीरो या उससे हल्की सी बड़ी वैल्यू पे चेक कर रहे हो तो आपको मिल जा रहा है प्लस एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, तो हमें दोनों निकालना पड़ेगा। यानी कि अब हमें यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये वाली चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब हमें ये मिलेगा। समझ में आई बात? तो बस इसको याद रखना है यार इतना। तो यहाँ से ठीक है, देखो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो मुझे बताओ कि फंक्शन की मैं कौन सी डेफिनेशन लिखूँ, मतलब कि जीरो नेगेटिव पे जब जीरो को मतलब एक्स जीरो को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, तो मतलब इसका लिमिट मैंने पढ़ा था ये बहुत अच्छे से। तो कौन सी डेफिनेशन लिखूंगा, एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स लिखूंगा, क्योंकि ये वाली चीज़ आएगी। लेकिन पुट तो जीरो ही करते हैं, तो जीरो पुट करने पे तो जीरो ही रहना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे ही अगर मैं आर एच एल निकालूँ, ठीक है ना, याद रहे कि ये एल एच एल है, लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं आर एच एल की बात करता हूँ, राइट हैंड लिमिट, तो फिर से क्या निकालूंगा मैं, x गोज टू जीरो पॉजिटिव, यानी इसका मतलब है जीरो को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लिखूंगा एफ ऑफ एक्स? सोचो, जाहिर सी बात है ये जीरो से थोड़ा भी बड़ा हुआ है तो बड़ा ना, तो जीरो से बड़ा तो पॉजिटिव चीज़ हो गई, तो यानी कि ये एक्स आ जाएगा। लेकिन रखोगे तो जीरो ही, एक्स की जगह जीरो रखो, कोई आपत्ति नहीं है, जीरो हो जाएगा। जब आपत्ति हो यहाँ पे रखने पे, कोई अनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही हो, अनडिफाइंड जैसा कुछ बन रहा हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, तब हमें दिक्कत होती है, तब हम लिमिट को सॉल्व करने के लिए तामझाम लगाते हैं। जब तक कोई दिक्कत नहीं है सीधा सीधा पुट कर दो यार। ठीक है, इतना हो गया। इसके अलावा ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको ज़रा रखता हूँ साइड में। अब मैं एफ जीरो पे भी चेक कर लेता हूँ। एफ जीरो मतलब मोड जीरो, क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, मोड एक्स है, तो मोड जीरो भी जीरो ही होता है। तो आप क्या देख पा रहे होगे, आप देख पा रहे हो कि भाई ये तीनों ही चीज़ें बराबर है ना। जब आपको अलग अलग चेक करना हो तो आप ऐसे देखोगे, ठीक है, कैसे देखोगे, लिमिट एक्स गोज टू जीरो नेगेटिव एफ एक्स, ये बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स गोज टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जहाँ भी एफ ऑफ जीरो। ठीक है, ये तीनों ही बराबर आ गए हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई इंप्लाई करता है कि जो अपना फंक्शन है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अभी हमें सिर्फ एक पॉइंट पे बताना है, तो उसी पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, एट एक्स इक्वल टू जीरो। समझ में आया? किसी पॉइंट पे किस तरह से चेक कर रहे हैं अपन। आगे चलते हैं। अगला देखो, फिर से यहाँ पे दो डेफिनेशन मिल रही है, जीरो पे चेंज हो रहा है ना। अगर हमें सारी जगह चेक करना होता तो हम सारी जगह ही चेक करते हैं, सिर्फ जीरो पे नहीं। बट यहाँ बोला नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि शो दैट फंक्शन जो भी ये गिवन है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि अभी सिर्फ हमें एक्स इक्वल टू जीरो पे ही दिखाना है, बाकी चीज़ों को कंसिडर भी नहीं करना। तो यार देखो, सबसे पहली बात मैं बात करूँ, अगर लिमिट एक्स गोज टू जीरो से थोड़ा सा कम, यानी लेफ्ट से जब अप्रोच हो रहा है एफ ऑफ एक्स, तो कौन सा फंक्शन की डेफिनेशन लिखूँ? फंक्शन की दो डेफिनेशन दी गई हैं आपको। एक क्या है कि अगर एक्स जीरो के बराबर नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस थ्री, लेकिन अगर जीरो के बराबर है तो वैल्यू हो जाएगी वन। तो जाहिर सी बात है, जीरो माइनस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर जीरो है उसके लेफ्ट में उसको अप्रोच करना है, यानी जीरो के बहुत पास, लेकिन जीरो के इक्वल नहीं। तो जीरो के इक्वल तो नहीं है ना, मतलब ठीक है, तो यानी कि ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, एक्स क्यूब प्लस थ्री। पुट जीरो ही करोगे तो कितना हो जाएगा, ये थ्री देगा आंसर। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, तो फिर से क्या होगा, ये हो जाएगा फिर से लिमिट एक्स गोज टू जीरो प्लस, कौन सी डेफिनेशन लगेगी, जीरो प्लस मतलब जीरो से हल्का सा राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, तो मतलब जीरो के बराबर तो नहीं है। तो फिर से जब जीरो के बराबर नहीं है तो यही चीज़ रहेगी, यानी कि एक्स क्यूब प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री। यहाँ पे देखो लिमिट तो एग्जिस्ट करती है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है नहीं, ये क्वेश्चन होता क्लास 11 की तरह, तो हम बोलते हैं हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिटिंग वैल्यू थ्री आ रही है। लेकिन यहाँ से हमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें एफ ऑफ एक्स भी चेक करना होता है। अगर सिर्फ लिमिट चेक करनी होती इतने से काम चल जाता, लेकिन हमें ठीक है ना एफ ऑफ एक्स भी देखना है, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक मिनट, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट भाई एक्स इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ एक्स की कौन सी डेफिनेशन लोगे, एक ही चीज़ तो आ रही है यार, वन आ रही है, एक्स इक्वल जीरो पे वन। तो अब जीरो पे तो एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, एक्स के जीरो को कुछ भी रखो यहाँ तो है ही नहीं, यानी कि वो वन ही रहना है। तो क्या ये तीनों चीज़ें बराबर आई हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है ना, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू जीरो माइनस एफ एक्स
ये तो बराबर आ रहा है लिमिट x गोज़ टू 0 प्लस एफ एक्स, लेकिन ये चीज़ बराबर नहीं आ पा रही है f ऑफ 0 के। ठीक है, तो इसीलिए ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, आप चाहो तो एक बार मैं हट जाता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना होता है, हालांकि PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो अगला देखो क्या है, चेक द पॉइंट्स वेयर कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। हमें क्या चेक करना है, वो पॉइंट चेक करना है जहाँ पर ये कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ये ग्राफ थोड़ा ऊपर चला, मतलब क्वेश्चन ऊपर चला गया हो, तो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन से आपको थोड़ा अलग तो दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें आपको कोई पॉइंट दिया हुआ था कि भाई इस पॉइंट पे चेक कर लो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमसे 0 पे चेक करना था। मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे भी हमें 0 पे चेक करना था। मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे भी मुझे 0 पे चेक करना था। मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे मुझे एट x इक्वल टू 1 पे चेक करना था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे कह रहा है कि चेक करो पॉइंट्स वेयर कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, वो पॉइंट जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि अब जो भी डोमेन होगा सब में। तो यार देखो ये तो रियल फंक्शन है ना, इसमें कुछ भी पुट करोगे। देखो अगर इसका ग्राफ बनाए अपन, तो देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स कोई कांस्टेंट यानी एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता, एक्स कुछ भी हो। ठीक है, तो इसका ग्राफ से अगर आपको देखना हो तो ग्राफ से आप देख सकते हो। मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, वाई, यानी वाई इक्वल टू के, एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो एक्स 0 लोगे, मान लो यहाँ पर के आ रहा है, ये के है, तो भी यही मिलेगा। 1 लोगे तो भी के मिलेगा, 2 लोगे तब भी, यानी कुछ ऐसा बनने वाला है। अगर के यहाँ पे है तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, ऐसे बनने वाला है। तो ये तो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा होगा आपको। और मान लो कि अगर आपको ऐसे डेफिनेशन, ठीक है, मतलब ग्राफ नहीं बनाना है, तब आप कैसे चेक करोगे, है ना? तब आप कैसे चेक करना, ध्यान दो। डोमेन इसका क्या है, सारे रियल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कुछ भी पुट कर दो, सब पे ये के ही वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो हम थ्रो आउट चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या पे लिखेंगे यहाँ पे, लेट सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। सी कोई रियल नंबर है। जैसे मान लो हम जब 0 पे चेक कर रहे थे, 0 रियल नंबर था, तो x गोज टू 0 वाली लिमिट निकाल रहे थे ना, बट यहाँ पे कोई पॉइंट ही नहीं दिया हुआ। तो जब मैं ये निकालने जाऊँगा लिमिट x गोज टू, और यहाँ लिखूँगा एफ एक्स, कन्फ्यूजन आएगी यहाँ पे क्या लिखूँ। अगर मान लो मैं ये नहीं मानता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। जब आप चेक करने जाओगे आप कहोगे यार किस पे चेक करूँ अब मैं, है ना? यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट हैं, एक एक करके बैठूंगा चेक करने तो इनफाइनाइट पॉइंट है, ज़िंदगी बीत जाएगी, तब भी नहीं होगा। तो उससे अच्छा क्या है कि आपने इकट्ठे कर लिया। आपने कहा कि भाई रियल नंबर में कोई भी नंबर आ जाओ, सबसे लड़ने के लिए हम तैयार हैं, कोई भी आ जाओ, मतलब कोई भी सी ऐसा जो रियल नंबर है आ जाओ भाई, तुम्हारे ऊपर लिमिट चेक कर लेते हैं। क्या फंक्शन की कोई अलग डेफिनेशन मिली? नहीं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे? नहीं। ठीक है, ये ठीक वैसे ही जैसे भी हम चेक कर रहे थे ना भाई, लिमिट एक्स गोज टू 0 या एक्स गोज टू 1, तो वहाँ पे 0 और 1 हमें पता था कि सिर्फ वहीं चेक करना है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स पे चेक करना है, सारे पॉइंट हम अलग अलग थोड़ी लिखेंगे। हम कहेंगे भाई यही है, मान लो सारे पॉइंट्स सी है, सी क्या है, कोई भी रियल नंबर हो गया एक बार में, जैसे वहाँ पे 0 पे था। समझ में आ रही ना चीज़ें? चलो, तो हम क्या बोलेंगे अब यहाँ पे कि यार फंक्शन की तो एक ही डेफिनेशन है ना, लिमिट एक्स गोज टू सी, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है भाई, फंक्शन के देता है भाई, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, के। ठीक है, तो सी पे तो फर्क ही नहीं, मतलब एक्स पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स को पुट ही कहाँ करोगे, के ही रहेगा ये। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ हमें निकालनी होती है कि भाई एफ ऑफ एक्स जो भी के है, उसमें अगर एक्स की जगह सी पुट कर दिया है तो आंसर क्या आएगा, तब भी के आएगा। क्योंकि सी पुट कब कर पाओगे, जब यहाँ एक्स होगा, एक्स है ही नहीं यार यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स आया वो भी के आया, और जो f के अंदर आपने x की जगह c पुट कर दिया वो भी क्या आया, यानी कि दोनों बराबर आ गए ना। दोनों बराबर आने चाहिए, कुछ फाइनाइट चीज़ आनी चाहिए, है ना? यहाँ पे k कोई फाइनाइट कांस्टेंट या जो भी होगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, हर पॉइंट पे ही ये कॉन्टिन्यूअस है, कोई डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट ही नहीं है। समझ में आ गई बात? याद रखना एवरीवेयर मतलब एवरी रियल नंबर, जो भी इसका डोमेन है वहाँ पे एवरीवेयर। ठीक, अगला देखो यार, अगला जो क्वेश्चन है ना, शायद ये थोड़ा बाहर जा रहा होगा, मैं ऐसे ले आता हूँ उसको। ठीक है, अब दिख रहा है क्या? हाँ,
ठीक है, यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो जाहिर सी बात है यार, इसको तो आप ग्राफ से भी देख सकते हो, एक तरीका है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, इसका ग्राफ तो आपने बहुत बार पढ़ा हुआ होगा यार, y इक्वल टू एक्स ऐसे बनता है। ठीक है ना, ओरिजिन से होता हुआ जाता है ये, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शन ही तो है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लिमिट वाले तरीके से ही देख रहे हैं तो कैसे करेंगे वो देख लो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा फिर से, अब किस पॉइंट पे चेक करूँ? सारे पॉइंट पे चेक करना है, सारे पॉइंट पे एक एक करके चेक करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा चलो यार लेट सी बिलोंग्स टू आर। सी क्या है? रियल नंबर है कोई। ठीक है, फिर मैं इसी पे चेक कर लेता हूँ फिर। ठीक है ना, एक्स गोज टू सी। अब अलग अलग डेफिनेशन मिल नहीं रही जो मैं सी नेगेटिव सी पॉजिटिव पे चेक करूँ। यहाँ पे लिखा है एफ ऑफ एक्स, तो कितना हो गया, लिमिट एक्स गोज टू सी, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स पुट करो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स ही तो है, तो एफ ऑफ एक्स की एक ही चीज़ थी डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की जगह सी पुट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रियल नंबर ही तो आ रहा है, अनडिफाइंड वगैरह तो बन नहीं रहा, तो पुट कर सकते हैं लिमिट, सीधा सीधा इसका सी आ जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि मुझे एफ ऑफ सी भी निकालना था, तो मतलब जो ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह पे सी पुट कर दो, तो एक्स की जगह पे सी पुट करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे होगे यार कि ये तो हो गया। ठीक है, कि भाई लिमिट एक्स गोज टू सी, इसको अच्छे से लिखता हूँ थोड़ा, लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स बराबर आ रहा है यार एफ ऑफ सी के, है ना, एफ ऑफ सी के, दोनों ही किसके बराबर हैं, सी के बराबर है, फाइनाइट चीज़ है। तो मतलब क्या, मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, या फिर यूँ कह सकते हो हर रियल नंबर पे क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ गई बात? चलो अब बात करते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा। अगला देखो क्या है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभी तो हमने जो देखा ना वो किसी पॉइंट पे था, अब अगर किसी डोमेन में आपको चेक करना है ना, हालांकि ये डोमेन ही समझो, डोमेन मतलब सॉरी इंटरवल, ये भी इंटरवल ही समझो यार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चेक करना था। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन हमें कोई एक पॉइंट नहीं दिया था ना, यहाँ समझ लो एक इंटरवल ही तो था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ऐसे अगर कोई छोटा और इंटरवल दे दिया जाए तो क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। ठीक है ना, तो इतना तो आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि अभी जो हमने पढ़ाई है वही है, बस किसी इंटरवल में अगर हमें चेक करना है। ठीक है ना, मान लो ठीक है आपके पास कोई फंक्शन है, तो हम उसको कंप्लीटली कॉन्टिन्यूअस यानी कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर कब बोलेंगे, किसी पॉइंट की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे डोमेन में उसे कॉन्टिन्यूअस कब बोलेंगे, जब वो डोमेन के हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो। वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है, ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन दी डोमेन ऑफ एफ। समझ में आ गया? मतलब समझो कि कोई फंक्शन है जिसका जो डोमेन है ना वो इतना ही है, ठीक है, ए से बी, ठीक है, क्लोज इंटरवल है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है कि मान लो कि मैंने ठीक है ना ए से बी तक इसका ग्राफ बनाया और कुछ इस तरह से आया, तो आप देख पा रहे होगे कि हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट हमें मिले जहाँ पे हमें पेंसिल या पेन उठाना पड़े इसको ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, इंक्लूडिंग इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, अगर यहाँ पे क्लोज इंटरवल है तो यहाँ पे इंक्लूडिंग इट्स एंड पॉइंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी ऐसे आपको इंटरवल में दिया जाएगा, आप अंदर के तक किसी भी पॉइंट पे लिमिट आराम से निकाल लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी, राइट हैंड लिमिट निकल जाएगी, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू भी निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है जो आपको ध्यान देना है कि जो इसके एंड पॉइंट हैं, जो इसके एंड पॉइंट है, जब यहाँ पे आप लिमिट चेक कर रहे होगे, तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ इस पॉइंट पे यानी ए पे, तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, वहाँ पे तो ग्राफ ही नहीं है। तो मतलब क्या, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी यानी कि ए नेगेटिव, ये सेंसलेस हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये नहीं निकालना है आपको, है ना। यानी कि इस पॉइंट पे आपको क्या करना है, आपको सिर्फ देखना है लिमिट एक्स गोज टू ए पॉजिटिव, ठीक है, यही निकालना है, और ये एफ ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ए नेगेटिव यानी कि इससे पीछे अगर हल्का सा भी जाओगे तो वहाँ पे कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, वो डोमेन में ही नहीं है, इसलिए वहाँ चेक किए बिना ही हम सिर्फ इतना चेक करेंगे इस केस में। ये तभी आपको करना है जब उससे पहले कुछ नहीं है। ऐसी अगर मैं यहाँ की बात करूँ पॉइंट बी की, पॉइंट बी पे आप देखोगे वाई की वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ठीक है तो इसके राइट में आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप बी से हल्का सा भी आगे गए, बी के हल्का सा भी आप आगे गए, तो यहाँ पे तो कोई वाई है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो डोमेन में ही है ना। इसीलिए
ठीक है, इधर की अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे सिर्फ बी नेगेटिव चेक करना है, क्योंकि यहाँ से तो अप्रोच कर सकते हो लेफ्ट से इसको। ठीक है, राइट से कैसे अप्रोच करोगे, बी प्लस बी से हल्का सा भी आगे जाओगे, डोमेन में नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो लिमिट एक्स गोज टू बी प्लस है ये सेंसलेस बन जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है ना, फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर ए प्लस यानी कि राइट से अप्रोच करोगे वो ठीक है चलेगा, लेकिन लेफ्ट से अप्रोच करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि ए के हल्का सा भी पीछे जाओगे तो वो है ही नहीं डोमेन में। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे लेफ्ट से अप्रोच करोगे चलेगा, राइट से अप्रोच करना कोई मतलब ही नहीं बनता। आगे बात समझ में? तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि जहाँ भी बात की जा रही है हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखो यार, अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7 में। देखो फिर से अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर है मॉड एक्स। अब आप कहोगे कि यार ये क्वेश्चन तो अभी आया था थोड़ी देर पहले, है ना? देखो जरा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा भाई, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी थी एफ ऑफ एक्स जहाँ पे मॉड एक्स था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करनी थी। यहाँ पे क्या करना है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इस पॉइंट पे चेक करो, नहीं, तो थ्रो आउट इट्स डोमेन चेक करना है, यानी इसके पूरे डोमेन में चेक करना है ना? यानी कि अभी हम बात कर रहे हैं पूरे डोमेन की, जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया इसकी। तो पूरे डोमेन में कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है कि भाई ये माइनस एक्स आता है इफ़ एक्स इज लेस देन 0, ये एक्स आता है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? देखो चेक हमें हर पॉइंट पे ही करना है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है जब हमने वो चीज़ पढ़ ली होती है, भाई पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो उसके बिना मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 3 कैटेगरी में बांटेंगे। देखो अगर मैं नंबर लाइन को ऐसे ड्रॉ करूँ समझाने के लिए, सिर्फ ये नंबर लाइन को ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे 0 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, कहीं पे आ रहा होगा 0। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं सारी की सारी, ठीक है, 0 से छोटी, 0 से छोटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एक्स आती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स आती है, और साथ ही साथ अच्छा ये डेफिनेशन इधर भी वही है, यानी कि इधर भी, ठीक है ना, सेम डेफिनेशन आती है, इधर कुछ भी ले लो। ठीक है ना? तो मतलब क्या है कि अब मुझे सिर्फ 0 पे नहीं चेक करना, यहाँ तो बहुत सारे पॉइंट छुपे बैठे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है, उन सब पे चेक करना है। तो इनफाइनाइट पॉइंट पे कैसे चेक कर सकता हूँ मैं? ठीक है, तो उसका एक तरीका तो ये है ना, कई अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सी मानो कि भाई 3 केस बनाओ, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या करो, आप उन सभी पॉइंट सी की बात कर लो जो कि 0 से छोटे हैं। केस 2 में यानी इस वाले केस में आप क्या करो, उन सभी पॉइंट्स की बात कर लो जहाँ पे c इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर आप उन सभी पॉइंट्स की बात कर लो जहाँ पे c ग्रेटर देन 0 है। समझ में आ रही बात? ठीक है ना? मैं क्या करता हूँ ना, इसको इसकी बात कर रहा हूँ मैं इतने के लिए। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग केस बना दोगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा जब हम ये पढ़ लेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस ही होता है। फिर इसको ब्रेक करके छोटे छोटे 2 अलग अलग पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी वो चीज़ आई नहीं है। तो अभी हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट। ठीक है, लेट, या यूँ कह लो, लेट वेट मत लिखो, अब लिखो केस 1, केस 1। ठीक है, इसके बाद लिखो लेट c belongs to real number and c is less than 0। ठीक है, c 0 से लेस है, 0 से लेस लिया है हमने। देखो जितने भी 0 से छोटी चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही फंक्शन की डेफिनेशन तो 0 पे चेंज हो रही है। 0 से छोटा कोई पॉइंट लोगे हमेशा डेफिनेशन यही रह रही है, मतलब यहाँ पे हमें अलग अलग लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है। c की बात करूँ अगर मैं, है ना, c नेगेटिव c पॉजिटिव नहीं, लेकिन डेफिनेशन आएगी क्या फंक्शन की जो डेफिनेशन आएगी वो x ना आके -x आएगी, क्योंकि c लेस देन 0 जाओगे फंक्शन की डेफिनेशन आपको मिलेगी -x। ठीक है, पुट तो आपको c ही करना है, तो आंसर क्या आ जाएगा -c। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद अगर हम आगे चलें थोड़ा तो हम बोलेंगे यार चलो
ठीक है, लिमिट तो हमने निकाल ली। अब यहाँ पे एफ ऑफ सी निकालना है, ठीक है। लेकिन रुको, एफ ऑफ एक्स कौन सा आएगा इस केस में वो भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, जब सी 0 से छोटा है, तो जब सी 0 से छोटा है उस केस में, ठीक है ना, उस केस में कौन सा फंक्शन लोगे आप, ठीक है, यानी कि उन सभी एक्स की बात कर रहे हैं जो सी की तरह, एक्स सी की जगह आ गया या सी एक्स की जगह आ गया, आप ये समझो। तो यही वाला यानी कि माइनस एक्स है, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, माइनस सी। ठीक है, अभी मैंने इस केस की बात ही नहीं करी है, इस केस की बात ही नहीं करी है, ये केस 1 ये वाला है। समझ में आई बात, ये क्लियर हो गया। तो जैसे ही इतना हुआ हम क्या बोल पाएंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे बोल पाएंगे कि भाई जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि लिमिट x गोज टू सी एफ एक्स बराबर आता है एफ ऑफ सी के, और ये दोनों चीज़ें माइनस सी के बराबर आ रही हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी लेस देन 0, है ना, ऐसे लिखो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी कि इतने के लिए तो हमने कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया भाई साहब। इसके बाद क्या करेंगे ज़रा ध्यान से देखो, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और छोटा कर देता हूँ, है ना। अब हम बात करेंगे केस 2 की, ठीक है। अभी केस 2 रहने दो, केस 3 की बात कर लेते हैं जब सी ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। केस 2 इसको बोलता हूँ मैं, केस 2 मैंने किसको बोला है, इसको बोला है, ठीक है। केस 2 मैंने इसको बोला है, ठीक है। केस 2 इसको बोल रहा हूँ, यानी कि वैन सी इज ग्रेटर देन 0, जब सी 0 से बड़ा है। देखो जितने भी सी 0 से बड़े हैं तो फंक्शन की एक ही डेफिनेशन है, मतलब सी क्या, कोई ऐसा नंबर जो 0 से बड़ा हो। तो कोई भी नंबर जिसमें जो 0 से बड़ा होगा तो एफ एक्स की डेफिनेशन आएगी एक्स, ठीक है। तो डेफिनेशन अलग अलग तो नहीं आएगी, अलग अलग तो 0 पे आ रही थी, 0 से हल्का सा कम हल्का सा ज़्यादा अलग डेफिनेशन थी, ठीक है। यहाँ तो नहीं आ रही, तो यहाँ पर जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो लिमिट एक्स गोज टू सी जब हम लिखेंगे तो अलग अलग डेफिनेशन तो आ नहीं रही है एफ ऑफ एक्स की, तो यही रहने दो, है ना। चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख देते या फिर चलो मैंने आप ऐसा लिख दिया है तो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। क्या लिखोगे, एक्स लिखोगे, तो ये सीधा सीधा सी दे देगा आपको, ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या ले रहे हो आप, एक्स ले रहे हो, क्योंकि सी ग्रेटर देन 0 है ना। एक्स की जगह सी पुट करोगे, सी मतलब कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये वही नंबर दे देगा आपको। इमेजिन कर लो सी की जगह 5 बोल दिया मैंने, है ना, तो एफ ऑफ 5 दे देगा। तो यहाँ पर भी कॉन्टिन्यूअस है, क्यों, यहाँ पे हम बोलेंगे हेयर, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं भाई यहाँ पर तो लिमिट एक्स गोज टू सी एफ एक्स बराबर आ गया एफ ऑफ सी, बराबर सी के है, तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल, लिखो बल्कि एट ऑल सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब एक केस और बचता है, वो है केस नंबर 3। कौन सा केस, ये वाला केस, इसको मैं केस 3 बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, केस 3, इसको जानबूझ के बचा के रखा था, ठीक है। केस 3 मतलब जब सी 0 हो, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, एट सी इज इक्वल टू 0, है ना। अब इक्वल टू 0 तो हमें सीधा सीधा पता है कि भाई 0 पे तो 0 से हल्का सा कम करूँगा अलग डेफिनेशन, हल्का सा ज़्यादा करूँगा अलग डेफिनेशन। तो मैंने लिखा यहाँ पे लिमिट एक्स गोज टू सी पॉजिटिव बोलो या 0 पॉजिटिव, क्योंकि सी की तो इक्वल वैल्यू है ना, ये सी नेगेटिव बोल दो सीधा या पॉजिटिव बोल दो। देखो 0 नेगेटिव पे क्या आंसर आएगा, माइनस एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, रहेगा तो 0 ही, भाई पुट तो 0 ही करोगे ना, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं लिमिट निकालूँ यहाँ पे 0 पॉजिटिव या मतलब सी पॉजिटिव, सी इस बार 0 है, इक्वल टू 0 है, तो वही सीधा वही वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये भी 0 आ जाएगा। और अगर मैं एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालूँ तो एफ ऑफ 0 भी 0 ही होगा, मोड 0 का आंसर 0 ही आता है, ऐसे भी सोच सकते हो। तो फिर से ये कॉन्टिन्यूअस है ना। तो आप यहाँ लिख लेना कॉन्टिन्यूअस। तो देखो मैंने जब देखा तो मुझे क्या नज़र आया, मुझे नज़र आया कि यार जब मैं सी को लेस देन 0 ले रहा था, यानी कि ये वाली वैल्यू, तब भी ये कॉन्टिन्यूअस था,
जब मैं ये वाली वैल्यू ले रहा था, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जो ये उठा के दिखा रहा हूँ मैं आपको, यानी कि सी जब 0 से बड़ा है तब भी कॉन्टिन्यूस आया, जब मैं इक्वल टू 0 यानी कि ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ तब भी आया। यानी कि पूरी नंबर लाइन की ही बात कर लूँ मैं एक साथ मिला के, भाई केस 1 मिलाऊंगा इतना यानी कि ये लाइन आ गई, केस 2 यानी कि ये वाला आ गया, केस 3 इनके बीच का पॉइंट भी आ गया, यानी कि थ्रू आउट द डोमेन ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और वैसे भी जब आप, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते थे, याद करो, ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस ही तो आता था, समझ में आ गई बात। तो यानी कि ये कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट दी डोमेन, ठीक है, आप लिख लेना ऑनलाइन। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। ठीक है, अब फिर से यार ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा, बट फिर भी हम लिमिट वाला तरीके से चेक करके देखते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है हर एक पॉइंट पे, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा लेट, अब इसमें अलग अलग केस में जरूरत नहीं है, डेफिनेशन तो चेंज हो नहीं रही। मैंने लिखा लेट सी बिलोंग्स टू आर, सी कोई रियल नंबर है, ठीक है, लिमिट एक्स गोज टू सी एफ ऑफ एक्स। फंक्शन की डेफिनेशन अलग अलग नहीं है तो जल्दी हो जाएगा ये, सीधा सीधा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दो, क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सी पुट करने पे कोई आपत्ति नहीं होगी इसको, यानी हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं सीधा सीधा एफ ऑफ सी की वैल्यू ही निकालना चाहूँ तो मतलब जहाँ जहाँ एक समान सी पुट कर दूंगा तो हो जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई हेयर लिमिट एक्स गोज टू सी जो आ रहा है वही चीज़ एफ ऑफ सी आ रही है ना, और ये दोनों चीज़ें किसके बराबर हैं, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू आर, या फिर कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। आगे चलो, अगला भी देखो वैसे डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। अब अलग अलग डेफिनेशन तो मिल नहीं रही हमें। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x। दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, 0 पे, 1/0 अनडिफाइंड होता है, लेकिन वो डोमेन में ही नहीं दिया है ना। एक्स 0 नहीं है, मतलब बाकी के सारे रियल नंबर ले लो, 0 मत लो। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट कोई सी है जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो लिमिट चेक कर लो यार सारे रियल नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स गोज टू सी, फंक्शन की वैल्यू क्या है 1/x, तो यानी हो जाएगा 1/c। ठीक है, रियल नंबर वेयर, ये लिख देना वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। c 0 नहीं है, बस बाकी कुछ भी हो, क्योंकि 0 तो डोमेन में नहीं है ना। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स कितना है अपने पास, 1/x, तो एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1/c। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि जो लिमिट की वैल्यू आई है, लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ ऑफ एक्स कितना आया, 1/c। वही चीज़ आई है एफ ऑफ सी की वैल्यू कितना आया, 1/c। तो मतलब क्या, ये फंक्शन जो है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड, बस याद रहे, एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, बस 0 नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 पे तो डिफाइंड ही नहीं है ना फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर है। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि 0 पे तो हमें चेक ही नहीं करना, वो डोमेन में ही नहीं है। अगला क्या है, फिर से डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी डिफाइंड बाय। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, ये कब है, अगर x इज लेस देन इक्वल टू 1। ये कब है, अगर x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सी का सहारा भी नहीं लेना पड़ेगा आपको जब आप ये पढ़ लोगे। हालांकि आप पेपर में तो कर सकते हो ना, बट मैं अभी वो ऐसे नहीं करा रहा। जब आप ये पढ़ लोगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है अपने डोमेन में,
ठीक है। तो इनको जब अलग अलग करेंगे तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे, तो सी का भी सहारा नहीं लेना पड़ेगा और छोटा क्वेश्चन रहेगा, बट अभी हम सी से ही करते हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो मैंने क्या बोला कि बहुत सारे शुरू में वीडियो में बोला था, बहुत सारे बच्चों का ये मिसकॉन्सेप्ट रहता है कि जब उन्हें ऐसे चेक करना है तो जिस पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, जैसे कि 1 पे, सिर्फ 1 पे ही चेक करना होता है, नहीं, हर जगह चेक करना होता है आपको। ठीक है, हर जगह चेक करना होता है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले केस 1 बनाएंगे हम। केस 1, व्हेन एक पॉइंट लेंगे C जो कि छोटा है, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज है 1। देखो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं 1 आ रहा होगा। ठीक है, 1 पे देखो, जब x की वैल्यू 1 ले रहे हो आप, तो 1 के इक्वल पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 1 के इक्वल पे एफ ऑफ एक्स है x+2। 1 से छोटा यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ जब भी चलोगे तब भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, x+2। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, ये वाला केस है जहाँ पे x 0 से छोटा हो जा रहा है, जहाँ पे x 0 से छोटा हो जा रहा है। ये वाला केस कौन सा है, जब x 0 के बराबर हो जा रहा है। और इसके बाद की जो चीज़ें बचेंगी देखो, हालांकि ऐसे घिचपिच नहीं करते हैं मुझे पता है, बट ऐसे समझाने के लिए मैं ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पे भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी, लेकिन कौन सी, ये वाली x-2 वाली। ये सिर्फ समझाने के लिए ऐसे रफली। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें हमें चेक करनी पड़ेगी, 3 केस बनाने पड़ेंगे। एक वो केस जो भी c<0, c x की जगह वर्क कर रहा है, जैसे x<0 ना, x का c पुट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होगे x>0 है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये x=0 है, तो एक केस बनेगा इसमें c x की जगह रिप्लेस कर दो c से, c<0। ठीक है, तो वैन c<0 नहीं, सॉरी 1। ठीक है, 0 नहीं 1 है। ठीक है, ये 1 है, याद रहे। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे। तो देखो जब <1 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पहले तो ये डिसाइड कर लो, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी लेंगे, <1 के लिए x+2 लोगे। तो चलो पहले एफ ऑफ सी ही निकाल लेते हैं। एफ ऑफ सी कितना हो जाएगा, c+2 हो गया। चलो अब LHL निकालते हैं, या RHL नहीं, वो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जितने भी देखो, जितने भी x<1 है उनके लिए तो एक ही डेफिनेशन है ना। x<1 के लिए की डेफिनेशन, मतलब c कोई भी वैल्यू लोगे जो 1 से छोटी है तो उसके लिए तो एक ही डेफिनेशन है, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। LHL RHL एक बार में निकाल लो। ठीक है, x�goes to c। ठीक है, कौन सा फंक्शन लिया, f(x), कौन सा, ये वाला। तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, c+2। तो आप देखोगे कि भाई एफ ऑफ सी और ये लिमिट तो बराबर आ गया, तो यहाँ तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें तीर बना दे रहा हूँ ऐसे। इसका मतलब है कि जितने भी c<0 थे वहाँ पे कॉन्टिन्यूस है, आप समझ जाओगे ना, ये कॉन्टिन्यूस है। अब जगह नहीं है तो मैं इतना ही कर रहा हूँ बस। ठीक है, अब दूसरा केस कौन सा लेंगे हम, दूसरा केस पहले वो वाला देख लो, वैन, है ना, ये केस 2 है। वैन c इज ग्रेटर देन 1, c जब 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होगा c, x या c रखा हमने, तो डेफिनेशन क्या आएगी एफ एक्स की, x-2। c पुट कर दो, कौन सा c, जो 1 से बड़ा है, तो हो जाएगा c-2, ये आ गया। चलो ठीक है, अब जरा लिमिट निकाल लो। देखो जब हम c वो वाली चीज़ें ले रहे हैं जो 1 से बड़ी ही हैं, तब तो डेफिनेशन चेंज नहीं हो रही, तब तो डेफिनेशन नहीं रही x-2। तो सीधा सीधा लिमिट x�goes to c, और यहाँ पे आ जाएगा x-2। x की जगह c रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो ये वाली चीज़ बराबर आ गई, यानी कि ये भी कॉन्टिन्यूस है, जगह नहीं है तो मैं इसे लिख दे रहा हूँ। कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है, c>1 के लिए। ठीक है, अब तीसरा केस कौन सा बचा, x=1 वाला। ठीक है, अब मैं यार इसको मिटा दे रहा हूँ, अब आप समझ जाना। ठीक है, अब जगह की कमी पड़ रही है अपने को। तीसरा केस क्या करेंगे हम, तीसरा केस कौन सा लेंगे यहाँ पे, केस 3। ठीक है, वैन c=1। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे 1 से हल्का सा पीछे करेंगे, यानी कि LHL की बात करेंगे तो कुछ और मिलेगा फंक्शन। ठीक है, और 1 प्लस करेंगे तो कुछ और मिलेगा, नहीं यहाँ पे हमें दोनों निकालना होगा।
यानी कि यहाँ पे हमें लिखाना पड़ेगा x गोज टू c प्लस मतलब 1 प्लस कह सकते हो यहाँ पे। अब जब इक्वल टू आ जाए ना सीधा सीधा, तो आप सीधा वो वैल्यू ही पुट कर दो यार, सोचने में ज़्यादा आसानी रहती है। यहाँ पे हमने सीधा सीधा देखो यहाँ पे c को जा रहा था, लेकिन c को 1 क्यों नहीं पुट किया भाई, लेस देन 1 है ना, इसलिए वहाँ पे 1 पुट नहीं किया था। तो यहाँ से कौन सा फंक्शन 1 प्लस मतलब ये वाला x माइनस 2, पुट तो 1 ही करोगे, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 यानी -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं लिमिट x गोज टू 1 माइनस करके देखूं, 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा, तो क्या मिलेगा मुझे 1x प्लस 2, ये वाली डेफिनेशन मिल जाएगी ना। फिर तो अगर 1 पुट करूँगा तो 3 आ जाएगा, दोनों ही बराबर नहीं आते, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, क्योंकि अब हमें F1 पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब यही दोनों बराबर ना है तो वो बराबर आए ना आए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, आएगा भी तो किसी एक के बराबर आएगा। तो मतलब कि ये यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला था, डिस्कस दी कॉन्टिन्यूटी। हम बोलेंगे ये फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस है सिवाय x इज इक्वल टू 1 पे ये डिसकॉन्टिन्यूस है। समझ में आ गया, फिर नॉट कॉन्टिन्यूस है। अगला क्वेश्चन देख लो यार, फाइंड द ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। देखो जरा जो भी हमने किया था, सारे पॉइंट पे चेक कर लोगे, केस अलग अलग बना के, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद कर सकते हो। देखो इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन है, तो अभी तक जिस तरीके से मैंने सिखाया आप उससे इसको भी ट्राई कर सकते हो, ये आपसे आराम से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं सिखाने के लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, वो ये चीज़ है जो मैंने आपको शुरू में सिखाई थी, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल मेथड से करें, वैसे आपको करना आ गया होगा। ग्राफिकल से कैसे करोगे यार, देखो फंक्शन की जो f(x) है ना, इसकी दो डेफिनेशन है। एक तो ये है कि भाई फंक्शन f(x) इतना हो सकता है, या फिर एक दूसरी डेफिनेशन है कि भाई जो फंक्शन है वो -x प्लस 2 हो सकता है। डिपेंड करता है कंडीशन क्या है। ये कब है, जब x लेस देन 0 है। ये कब है, जब x ग्रेटर देन 0 है। आप ग्राफ बना लो, ठीक है। अगर आपको ग्राफ से करना है तो ये क्या हो जाएगा, y f(x) का y रिप्लेस करो, y इक्वल टू x प्लस 2, है ना। ग्राफ बनाना आसान है, आपको आता होगा, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हो कि भाई y की जगह 0 माना तो x कितना हो जाएगा -2, है ना, यानी कि x -2 पे y 0, एक तो ये हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो x कितना है -2 और y कितना है 0 है, ठीक। दूसरी बात क्या, कोई और पॉइंट सोच लो यार, मान लो -1 सोच लो, ठीक है ना। x की जगह -1 रखोगे तो y कितना हो जाएगा 2 - 1 1, y 1 हो जाएगा, यानी -1 पे 1 हो जाएगा, है ना। x की जगह -1, ये 1 हो जाएगा। तो इसका एक ग्राफ बना दो, ये आगे तो बढ़ता जाएगा, लेकिन 0 को मत करना क्योंकि फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं है। ये सारी वही चीज़ें हम देख रहे हैं जहाँ पे x लेस देन 0 है, सिर्फ इतने के लिए ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे इसका ग्राफ बनाओगे जब आप, है ना, तो भाई फिर से अगर आपको ग्राफ बनाना है तो y इक्वल टू क्या -x प्लस 2, लेकिन याद रहे कि हम वो सारी वैल्यू जो x से बड़ी हैं उनके लिए चेक कर रहे हैं, है ना। ग्राफ वाला तरीका देख लो एक बार अच्छे से। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भाई, x की जगह 0 नहीं रख सकते हो क्योंकि 0 तो है ही नहीं, ठीक है ना, डोमेन में ही नहीं है 0 कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और रखो, यानी y की जगह 0 रख दो। चलो y 0 रखोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 2, यानी यहाँ पे y की वैल्यू 0 मिल जाएगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो अपने को ये पता लग जाएगा। ऐसे कुछ और सोच लो यार, ठीक है ना। y बराबर 1 पे सोच लो, y 1 रखोगे तो 1 उधर जाएगा और x इधर आएगा, x बराबर भी 1 आ जाएगा, यानी 1 पे 1 ये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इनको मिलाओगे तो ऐसे ग्राफ बनेगा, है ना। इससे आगे मत जाना क्योंकि x इधर जैसे इसके ऊपर जाओगे या तो 0 मिलेगा या नेगेटिव, x नेगेटिव के लिए कोई और फंक्शन था तो वहाँ जा नहीं सकते, ये आ गया। अब आप देख पा रहे हो ग्राफ से कि भाई इस केस के लिए जब x लेस देन 0 है, पेंसिल कहीं उठानी नहीं पड़ रही तो कॉन्टिन्यूस है। इस केस के लिए भी ये कॉन्टिन्यूस है, और यहाँ पे हमें चेक ही नहीं करना है। ये मत कहते ना कि डिसकॉन्टिन्यूस, क्यों, क्योंकि भाई x 0 पे तो डोमेन ही नहीं है ना, x 0 तो डोमेन में नहीं है, तो हम बोलेंगे थ्रू आउट द डोमेन इट इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम पहले कर रहे थे ना सी वाले तरीके से, ये वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 ही केस बनेंगे, ठीक है। एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। ये c इक्वल टू 0 वाला केस ही नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि 0 डोमेन में ही नहीं है। तो मतलब ये भले आपको टूटा टूटा दिख रहा है बट तब भी ये कॉन्टिन्यूस है थ्रू आउट इट्स डोमेन, क्योंकि जहाँ पे टूटा है वो डोमेन में ही नहीं है। समझ में आ गई बात, ठीक। अगला चेक करते हैं, देखो डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो ये भी आप कर ही लोगे, अगर आपको वैसे करना हो जैसा अभी तक हमने सी वाले तरीके से किया तो ये हो जाएगा ना। सी वाले तरीके से एक बार ट्राई करना, ग्राफ वाले तरीके से देख लो। ग्राफ वाले से अगर आपको करना हो तो आपको इसको ग्राफ देखो बनाना आता होगा। भाई फंक्शन की दो डेफिनेशन है, एक है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रखो, यानी वाई बराबर एक्स आता है। लेकिन ये कब है,
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपको पता है कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे बनता है, जितना y उतना x, लेकिन ये चीज़ डिफाइंड ही कहाँ पे की जा रही है कि भाई ये डेफिनेशन ही तब आ रही है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, यानी कि सिर्फ इतना ही ग्राफ आएगा, इंक्लूडिंग दिस, ये भी इंक्लूड है यहाँ पे, 0 पे 0 है, ठीक है, ये रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं। और x लेस देन 0 पे एक्स स्क्वायर होता है। आपको पता है कि भाई एक्स स्क्वायर एक पैराबोला इस तरह से बनता है अपवर्ड, लेकिन आपको पता है कि भाई जो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, यानी कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे आपको सिर्फ वही एक्स सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे एक्स 0 से छोटा हो, 0 से छोटा नेगेटिव वाले। तो नेगेटिव वाले अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये ग्राफ सिर्फ ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कॉन्टिन्यूअस तो हर जगह है यार, देखो यहाँ भी कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ आगे भी, कहीं भी आपको कुछ उठाना नहीं पड़ रहा थ्रू आउट द डोमेन। तो मतलब कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ग्राफ वाले तरीके से। बाकी सी वाले तरीके से करना है तो वैसे कर लेना, ठीक है। बाकी जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो इस तरह क्वेश्चन को हमें सी वाले तरीके से नहीं कराऊंगा, उससे भी एक आसान तरीका है, क्योंकि हमने अब ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ बस याद रखना, ठीक है। क्या? सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जब हमें ये दिखाना हो कि हर एक पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो कैसे दिखाएंगे, उसकी बात करते हैं। फिर इसको हम एज ए थ्योरम यूज़ करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जो कि हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन में करेंगे। फिर जो ये सी वाला तरीका था ना वो और आसान पड़ जाएगा। पहले इसको देखो क्या कह रहा है भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पहले तो बात करते हैं भाई पॉलिनोमियल फंक्शन, मान लो कोई एफ ऑफ एक्स है जो कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, कैसा दिखता है पॉलिनोमियल फंक्शन? कुछ ऐसा भाई, ए नॉट, ठीक है, a1 एक्स की पावर 1, a2 एक्स की पावर 2, a3 एक्स की पावर 3 प्लस प्लस an एक्स की पावर n। देखो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, इतना तामझाम हर बार नहीं होगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बस ये है कि जो x की पावर यहाँ पे आ रही है वो होल नंबर होने चाहिए। समझ में आया? और जो भी जिस भी डिग्री में आप बोल रहे हो, जैसे मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स यूँ लिख दूँ 1, तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन हो गया, है ना, a1 तक ही लिखा, ये सब है ही नहीं, ऐसा हो सकता है, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 2x, ये भी ठीक है, ये लीनियर फंक्शन हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 + 2x + 3x स्क्वायर, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब इनमें से याद रहे कि जो अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना चाहता था, सिर्फ इतने को, ये पॉलिनोमियल है बट ठीक है, अगर मैं इसको क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल फंक्शन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा कि भाई जो एक्स स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि जो सबसे बड़ी पावर वाला जहाँ पे डिग्री डिसाइड होगी जिससे, उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए बस। यानी कि इसकी बात करूँ तो यहाँ पे an 0 नहीं होना चाहिए, an 0 हो गया तो उससे छोटा वाला कोई बन जाएगा फिर वो, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है यार, ये समझो, ठीक है। बट हमें जर्नल फॉर्म लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें पता नहीं है ना कौन सा पॉलिनोमियल है, तो हमने जर्नल फॉर्म में ही लिखा है, ठीक है, जर्नल फॉर्म में ही लिखा है, ये लिखना पड़ेगा आपको ये वाला, ठीक है, an 0 नहीं है। अब देखो यार, अब अगर मैं सबसे पहली बात मैं लिखूँ यहाँ पे लेट यहाँ पे c बिलोंग्स टू r, c कोई रियल नंबर है, तो पहले चेक करते हैं एफ ऑफ c कितना होगा। एफ ऑफ c मतलब x की जगह c रिप्लेस कर दो ना, बहुत सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा a0 प्लस में हो जाएगा a1c, ये हो जाएगा a2 x की जगह c पुट कर दो, ये हो जाएगा a3 x की जगह c पुट कर दो, डैश 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 डैश, ये हो जाएगा an, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है, ये हो जाएगा an x की जगह c पुट कर दो, ये आएगा। यानी कि एफ ऑफ सी की वैल्यू तो अपने को पता है, एफ ऑफ सी की वैल्यू अपने को पता है, ठीक है ना। तो अब हम चेक करेंगे भाई लिमिट एक्स गोज टू सी क्या होगा, लिमिट एक्स गोज टू सी क्या होगा। पॉलिनोमियल पता लग गया ना भाई, जो वेरिएबल की पावर है ना वो होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। एफ ऑफ सी क्या होगा, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स जो भी था यार। अब क्या करोगे, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही तो है। मैंने कहा भाई लिमिट निकालनी बहुत आसान हो जाती है जब इस वेरिएबल की जगह जो भी लिमिट को अप्रोच कर रहा है, मतलब वेरिएबल जिसको भी अप्रोच कर रहा है, वो वेरिएबल की जगह रखने पे कोई आपत्ति ना हो, अनडिफाइंड ना कुछ हो, अनडिटर्मिनेट फॉर्म वगैरह कुछ ना आए। तो यहाँ पे जब सी रखोगे एक्स, यहाँ कोई आपत्ति नहीं हो रही है ना, सी पुट कर दो, यानी ये भी कितना हो जाएगा a0 प्लस a1 एक्स की जगह c, फिर a2 एक्स स्क्वायर की जगह c, तो यहाँ पे c स्क्वायर है ना, x की जगह c, तो a3 एक्स की जगह c यानी कि c क्यूब। ऐसे करते करते देखोगे तो an c की पावर n,
है ना। तो आप लिमिट निकाल रहे हो x गोज टू c पे, तो यहाँ पे x या c रखने पे कोई आपत्ति नहीं है, यानी यही चीज़ आ रही है। आप f ऑफ c निकाल रहे हो तो यही चीज़ आ रही है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि भाई जो लिमिट x गोज टू c आ रहा है f(x) वही बराबर है f ऑफ c के। इसका मतलब कि पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह ही कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लिख लेना। समझ में आ गया। अब हम इसको एज ए थ्योरम यूज़ करेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 15। अब एग्जाम्पल नंबर 15 है, ठीक है, जिसमें हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, ये क्या है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। क्या है ये, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लास 11th याद है आपको, जब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था यार इसको ऐसे याद रख लो, अपने दिमाग में समझ लो, या फिर ठीक है याद क्या रखना, समझ लो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आपको क्या करना होता है, पहले वाई एक्सिस हटा ही दो अगर आपको अच्छे समझना है तो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुट कर दोगे, है ना, ये माइनस इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आएगा। मान लो यहाँ पर कहीं लिखा हुआ है 2.5, मैंने कहा था माइनस इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आएगा 2.5 तक, और अपने दिमाग में नोट करता रहेगा कि इसे कौन कौन से इंटीजर अब तक मिले, और जो सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा वो रिटर्न कर देगा। मतलब जैसे यहाँ से आ रहा होगा, इससे पहले 2 आता होगा, इससे पहले 1 आता होगा, इससे पहले 0 आता होगा, इससे पहले -1 आता होगा, इससे पहले -2 आता होगा। मैं सिर्फ इंटीजर की बात कर रहा हूँ, है ना। वैसे तो बहुत सारे नंबर्स आते होंगे, लेकिन ये फंक्शन मान लो एक ऐसा इंसान है जो फटाक से इन्फिनिटी से आगे यहाँ तक आ जाता है और देखता है मुझे कौन कौन से इंटीजर मिलते गए, और जो सबसे बड़ा इंटीजर मिला होता है वो इसे रिटर्न कर देता है। सबसे बड़ा इंटीजर अब तक कौन मिला इसे, 2, तो ये क्या आंसर दे देगा, 2 आंसर दे देगा। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे पुट कर देता -1.5, तो फिर ये क्या करता, ये चेक करता हुआ आता भाई -1.5 देखो यहाँ आएगा, तो ये कहाँ से कहाँ तक चेक करता, हमेशा ये शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से करेगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से चेक करता हुआ आता सिर्फ यहाँ तक, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। ये जो यहाँ पे रहेगा उससे राइट में नहीं जाएगा ये, है ना। इसकी लिमिट अपने को, मतलब इसको अपनी सीमाएं पता है, ठीक। तो जब ये देखेगा कि भाई -1.5 मेरे को मिला, मैं वहाँ तक जा रहा हूँ, तो सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिल रहा है मुझे, -2, तो इसका आंसर क्या दे देगा ये, -2। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही है आपको। तो अगर ये चीज़ आपको याद है, नहीं याद होगी तो अभी समझ में आ गई होगी ना कि भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम कैसे करता है। तो यहाँ पे हमसे बोला गया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसके सभी वो पॉइंट बता दो जहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसको हम देखो ग्राफ से करें तो आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, ग्राफ से करें तो आराम से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना, ठीक है। ये अपना x एक्सिस है, ये अपना y एक्सिस है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा चलो ठीक है कहीं से तो शुरुआत करते हैं जनरलाइज करने के लिए। मैंने कहा x = 0 पे क्या देता होगा भाई, 0 तो खुद ही एक इंटीजर है, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 तो कहेगा 0 ही मिलेगा, यानी कि 0 पे आंसर आ जाएगा 0। अगर मैं 0.1 भी पुट कर दूंगा तो सबसे बड़ा इंटीजर, अगर माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक आओगे तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिला आपको, सबसे बड़ा इंटीजर मिल गया 0, यानी y 0 रहेगा लेकिन x 0.1 आ गया, है ना। 1 कहीं यहाँ होगा, 2 कहीं यहाँ होगा, 3 कहीं यहाँ होगा। मतलब जैसे यहाँ तक आप पुट कर दो, है ना, 0.999999 कितनी बार भी यहाँ तक पुट कर दो, ये आएगा तो 1 तक नहीं जा पाएगा, ये 1 तक नहीं जा पाएगा। मतलब जैसे यहाँ कहीं 0 रहा होगा, यहाँ कहीं 1 रहा होगा, यहीं पे होगा 0.9999 कहीं लेफ्ट से अप्रोच करता हुआ, तो ये चेक करता हुआ आएगा, 1 तक नहीं बढ़ पाएगा। तो देखिएगा सबसे बड़ा इंटीजर मुझे क्या मिल रहा है, 0 ही मिल रहा है, 1 तक तो जा ही नहीं पा रहा हूँ मैं, तो अभी भी ये 0 ही रिटर्न करेगा, तो यानी कि ये यहाँ तक तो 0 रिटर्न करेगा। लेकिन सोचो इसको जैसे ही 1 मिल जाएगा, इसके अंदर ही अगर हम 1 पुट कर दे तो कहेगा यार अब मैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक चेक करता हुआ आया, 1 ही इंटीजर है तो सबसे बड़ा इंटीजर वही हो जाएगा। यानी अगर 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू सीधा 1 पे शिफ्ट हो जाएगी, यानी यहाँ पे ये चीज़ खाली रह जाएगी, यानी 1 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। यानी जैसे ही मुझे कोई इंटीजर मिल, इसे कोई इंटीजर मिल रहा है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस हो जा रहा है। अब अगर आप 1.1 पुट कर लो तब भी आंसर 1 देगा, है ना, तब 1.1 पे भी y 1 ही रहेगा, y तो यहीं आना चाहिए ना। ऐसे ही करते करते ठीक है, यहाँ 1.9999 जाओगे, है ना, 1.9999 ऐसे करते करते तब भी ये यहीं तक देगा आंसर। लेकिन जैसे ही इसको कंप्लीट 2 मिल जाएगा, ये 2 दे देगा, यानी 2 पे, यहाँ पे कहीं 1 है, यहाँ कहीं 2 है, तो ये 2 पे कूद जाएगा, यानी यहाँ पर,
यानी कि ये वाली जगह खाली रह जाएगी, फिर ऐसी जाएगा 3 पे, ठीक है, यहाँ खाली रह जाएगा 3 पे, ये 3 कूद जाएगा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ ऐसे बढ़ जाएगी, ऐसी लेफ्ट में भी होगा। हालांकि हमें उसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ गया हमें, ठीक है, 1 मिनट रुको, यहीं से हमें समझ में आ गया, क्योंकि हमें तो बताना था पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी कैन सी दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर, मतलब हर एक इंटीजर पे ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चाहे आप करके देख लेना, इसका लेफ्ट वाला ग्राफ बना के देख लेना, समझ में आ गई बात। तो ये हो जाएगा आपसे। अब अगला देखो, अगला हमें थोड़ा सा कुछ खास बातें पढ़नी है, ठीक है, कि अगर अपने पास एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, ये दो रियल फंक्शन है और कॉन्टिन्यूअस हैं, ठीक है, एक पॉइंट c पे ये कॉन्टिन्यूअस हों, तो आपको याद रखना है कि अगर f c पे कॉन्टिन्यूअस है, g भी c पे कॉन्टिन्यूअस है, f और g दोनों ही रियल फंक्शन है। रियल फंक्शन मतलब जिनका डोमेन एंड कोडोमेन रियल नंबर्स का एक सबसेट या फिर सेट हो, ठीक है। तो अगर f और g ऐसे हैं तो f प्लस जी करके जो फंक्शन बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा c पे, f माइनस जी करके जो बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट c पे, f इंटू जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट c पे, f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट c पे, बशर्ते जो नीचे आ रहा है ना, यानी कि ये जीरो ना आ जाए c पुट करने पे। समझ में आ गई बात। जैसे ही आपको इतना समझ में आया, अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। अब रेशनल फंक्शन होता कैसा है वो देख लो पहले। जैसे आपने रेशनल नंबर पढ़े थे ना, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, ऐसे ही रेशनल फंक्शन का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे एक f(x) है जो रेशनल फंक्शन है, तो इसका मतलब होता है कि ये gx बाई मान लो px, इन दोनों का रेशो है, जहाँ पर gx एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, याद रहे आपको, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, px भी पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, जैसे वहाँ पे दोनों इंटीजर होने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन जो नीचे आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है px, नीचे क्या आ रहा है px, ये 0 के बराबर ना हो, है ना। ज़्यादातर किताबों में क्या लिखा होता है, px ऊपर लिखा होता है, तो कोई बात नहीं है यार, आप वैसे ही लिख लो, चलो ठीक है, वैसे ही लिख दो क्या, लो ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज होगा ना, आपकी किताब में शायद px ऊपर लिखा है, हालांकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, और qx या gx जो भी है, qx मान लेते हैं, चलो ये ज़्यादा अच्छा है, qx है ना। जैसे रेशनल नंबर में हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते थे, जहाँ पे p क्या होना चाहिए था, एक इंटीजर, q क्या होना चाहिए था, एक इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर होता था, और q 0 नहीं होना चाहिए था। वैसे ही रेशनल फंक्शन के लिए ये इंटीजर नहीं, क्योंकि तो फंक्शन है तो कौन सा फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, नीचे वाला पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए और 0 ना हो, ठीक है, ये जो भी है, ठीक है, qx gx नहीं, qx ही लिखते हैं इसको, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन कैसे प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हम सीधा अलग अलग तरीके से करेंगे। हम क्या बोलेंगे कि भाई जो px है, ठीक है, ये क्या है, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, और हमें पता है पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरह से जो qx है, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ऐसा है तो जो इनको डिवाइड करके आएगा, अभी हमने पढ़ा कि f और g अगर दोनों कॉन्टिन्यूअस हो तो f बाई जी भी कॉन्टिन्यूअस होगा। तो वैसे ही px और qx gx नहीं कहेंगे, मैं gx बोल दे रहा हूँ, px और qx पॉलिनोमियल थे, तो जो इनका डिवीजन है ना, जो इनका डिवीजन है यानी कि f ऑफ x है ना, ये आएगा ना px बाई qx, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, क्योंकि नीचे वाला 0 नहीं है, वो कंडीशन होनी चाहिए, वो कंडीशन है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह की चीज़ें थी, ठीक है। अभी तो हमने कुछ ऐसे ही जल्दीबाजी में देखा है। फिलहाल जब हम 5.1 करेंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हमें पॉलिनोमियल फंक्शन नज़र आएगा, वहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस रहता है हमेशा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। थैंक यू।